हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आज शरद नवरात्रि का पहला दिन है। आज से नवरात्रि आरंभ हुआ है। वर्ष में दो नवरात्रि आते हैं। जहां तक हिंदू धर्म या सनातन धर्म की बात करी जाए, एक गर्मी में आता है जहां से हिंदू नव वर्ष या नए साल का आरंभ होता है, और दूसरा नवरात्रि सर्दी में आता है। तो आज माता रानी का दिन है। एक हफ्ता माता रानी का दिन होगा। तो माता रानी हमारे आप पर और सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखें और हम सारे लोगों की मनोकामना पूरी करें। तो नवरात्र के शुभ दिन पर मैंने भी एक डिसीजन लिया है, माता रानी की कृपा बस बनी रहे और मैं इस कमिटमेंट को पूरा कर सकूं। तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमारा पेड बैच चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन हम लोग एक फ्री बैच शुरू करने जा रहे हैं और जिसमें हम संपूर्ण इतिहास, कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ेंगे। जो 30 करीब 30 के अप्रॉक्स लेक्चर्स होंगे। उन लेक्चर्स के थ्रू हम पूरी हिस्ट्री को समझने और समझाने का प्रयास करेंगे और एकदम बेसिक और शुरुआत से हमें इतिहास को समझना है। इतिहास बहुत कठिन है, सुना होगा, हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ा सुबेरे सफा। ये डेट, ये घटनाएं, ये युद्ध कहाँ याद होते हैं यार? याद होते नहीं होते ना। तो भैया इतिहास बहुत कठिन है और रियल में बताऊं, इतिहास बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इंटरेस्टिंग वे में कोई पढ़ाता है और इंटरेस्ट लेकर आप इतिहास पढ़ते हैं तो रियली बता रहा हूं मैं आपको कि आपका इतिहास पर एक दिन कमांड होगा। मेरी क्या, मुझसे भी ज्यादा कमांड होगा। ओके, तो हम इतिहास जानने के स्रोत से लेकर, पहला टॉपिक है ये अपना सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इतिहास जानने के स्रोत से लेकर देश की आजादी और देश के संवैधानिक विकास तक पढ़ेंगे। तो जितने भी टॉपिक हैं लगभग सब इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे ज्यादा हमें इतिहास पर ही गौर करना है और ध्यान केंद्रित करना है। जीएस, जीके, एसएसटी में कई सारे सेगमेंट होते हैं ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस वगैरह, लेकिन आपको ध्यान सबसे ज्यादा इतिहास पे देना है। इतिहास सबसे कठिन होता है लेकिन सबसे आसान होने जा रहा है। मेरा नाम जितेंद्र तिवारी है, मेरा लोगो है सरलता जिनकी पहचान। तो कितना सरल और इजी वे में मैं इतिहास पढ़ाने जा रहा हूँ या मैं पढ़ाता हूँ, आप जानते हैं भली भांति, और आगे आपको भली भांति इसकी जानकारी भी होगी। ओके, तो याद रखना इतिहास बहुत पुराना है। जहां तक भारत के इतिहास की बात करी जाए तो 5 लाख ईसा पूर्व में, 5 लाख बीसी में आप जानते हैं कि होमोसेपियंस नामक स्पीसीज के बारे में जानकारी मिलती है। होमोसेपियन नामक प्रजाति, मानव की प्रजाति के बारे में जानकारी मिलती है। होमोसेपियंस को आधुनिक मानव कहा जाता है, मॉडर्न ह्यूमन कहा जाता है। तो ये जो 5 लाख बीसी, 5 लाख बीसी, 5 लाख ईसा पूर्व होमोसेपियन से लेकर देश की आजादी और देश के संवैधानिक विकास 1947 और 1950 तक की जर्नी है। ये जर्नी हम 30 क्लास में कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो बाई गॉड बता रहा हूं कि टाइम टेबल पे ध्यान देना, लाइव क्लास को एकदम मजेदार वे में आपको पढ़ाऊंगा और पढ़ना भी है आपको। ओके, तो ये तो एक इंट्रोडक्शन के रूप में रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो अपलोड कराई जा रही है, लेकिन आगे आप लोगों के ही रिक्वेस्ट पर मैं लाइव सेशन लाने जा रहा हूं। तो ज्यादा से ज्यादा ये जो पहली क्लास है इसको आपको शेयर करना है अपने सर्कल, दोस्त यार में, और फिर आपको 5 बजे एकदम अवेलेबल रहना है शाम में, 5, 5:30, 5 या 5:30 के अप्रॉक्स, और 1-1.5 घंटा हम लोग डेली इतिहास को पढ़ेंगे, इतिहास को समझेंगे और बाकायदा नोट्स बनाते जाना आप। ओके, ताकि जब इतिहास खत्म हो तो लगे आपको कि हाँ कुछ हमने पढ़ा है। तो मैंने बताया आपको कि 5 लाख ईसा पूर्व
से लेकर देश के संवैधानिक देश की आजादी तक हमें इतिहास में पढ़ना है, तो इतना पुराना इतिहास हमें कैसे पता चलेगा या कैसे लोगों ने इतिहास लिखा। तो याद रखना, सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास जानने के स्रोत में कोई एक हम सोर्स नहीं रख सकते हैं, कोई एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं बना सकते हैं कि केवल इसी के आधार पर इतिहास लिख दिया जाए या पर्टिकुलर इसके आधार पर इतिहास लिख दिया जाए, बल्कि एक कंक्लूजन निकाला जाता है, निष्कर्ष, और निष्कर्ष निकालने के बाद हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, सटीक जानकारी मिलती है, और तब हम इतिहास को पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखा सकते हैं। ओके, तो इतिहास जानने के स्रोत की बात करी जाए तो इतिहास जानने के कई इंपॉर्टेंट सोर्स रहे हैं जिनके बाद ही इतिहास लिखा जाता है। ओके, जैसे आप देख पा रहे होंगे सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास जानने के स्रोत, तो 3 कॉलम बने हुए हैं। एक धार्मिक साहित्य, रिलीजियस लिटरेचर, जैसे वेद, 4 वेद है ना भाई, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो वेदों से भी तो हमें उस समय के इतिहास, उस समय के उस टाइम के बारे में जानकारी मिलती है ना, तो ये रिलीजियस सोर्स के अंतर्गत आ जाएगा। तो वेदों से भी हमें इतिहास की जानकारी मिली और उस टाइम के बारे में हमें वेद बताते हैं कि ऐसे टाइम पीरियड था, ऐसे वहां का सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक या कल्चरल, सांस्कृतिक, ऐसे वहां पर सिस्टम था, ऐसे वहां पर लोग रहते थे। तो इसकी जानकारी मिली ना वेदों से। तो ये वेद क्या है? रिलीजियस सोर्स है। ओके, इसके बाद जो ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण लिटरेचर, वो भी धार्मिक साहित्य में ही आएंगे। बौद्ध, जैन साहित्य हैं, ये भी रिलीजियस सोर्स के अंतर्गत आएंगे। उपनिषद, वेदांग, आरण्यक, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, ये सारी जो बुक्स हैं, जो किताबें धार्मिक लिटरेचर हैं, ये सब भी इतिहास की इंफॉर्मेशन हमें देते हैं और उस समय के टाइम पीरियड के बारे में, उस समय के इतिहास के बारे में हमें आसानी होती है इन धार्मिक किताबों के माध्यम से इतिहास को समझने में। ओके, आगे मैं आपको बताऊंगा कि आरण्यक क्या होता है, उपनिषद क्या होता है ना, ये सब आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन आज हमें इतिहास जानने के स्रोत पर ही कंसंट्रेशन बनाए रखना है। ओके, और वीडियो क्लास समझ में आए तो लाइक में कंजूसी मत करना। ओके, लाइक जरूर करना, कोई डाउट बने तो कमेंट जरूर करना, और जो बीच में वीडियोज आएंगे ना तो उनको प्रयास करना स्किप ना करें आप, ताकि थोड़ी सी लक्ष्मी जी की कृपा हमारे पे भी बनी रहे, है ना। याद रखना, हमारे ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा रहेगी तभी आपके ऊपर सरस्वती जी की कृपा रहेगी। बिना गुरु दक्षिणा ज्ञान नहीं है। ओके, तो गुरु दक्षिणा के रूप में आपको वीडियो देखना है, जो ऐड वगैरह है कि वीडियो में 6-7 ऐड है, बस आपको सहयोग करना है थोड़ा सा। तो धार्मिक साहित्य भी इतिहास जानने के स्रोत हैं, प्राइमरी सोर्स है। इसके बाद है गैर धार्मिक साहित्य, नॉन रिलीजियस लिटरेचर। अच्छा, ये जो गैर धार्मिक साहित्य हैं तो क्या होगा, इतिहास में मैं आपको पढ़ाऊंगा या आप जानते भी होंगे कि मौर्य वंश हो, गुप्त वंश हो, या फिर दिल्ली सल्तनत हो, मुगल पीरियड हो, इनमें दरबारी रहा करते थे, कोर्ट पोएट रहा करते थे, दरबारी कवि वगैरह, दरबारी लेखक वगैरह। तो ये जो दरबारी, जो कोर्ट पोएट होते थे, कोर्ट राइटर होते थे, ये जो किताबें लिखते थे ना, जो बुक्स लिखते थे, याद रखना, तो उन बुक्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बायस्ड बुक्स होती थी। बायस्ड मतलब समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा इन राइटर या इन कवियों का झुकाव होता था राजा के प्रति, राजा को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर उनके बारे में किताबों में लिखते थे, तभी तो उनको रुपया पैसा मिलता था। अब बढ़िया लिखा कवि ने, दरबारी ने अपने राजा के बारे में कि मेरा राजा तो बहुत बहादुर और बलशाली है, अकेले ही हजारों लोगों का नरसंहार कर सकता है, हजारों लोगों से युद्ध कर सकता है। हमारे राजा के समय में या हमारे राज में कहीं कोई या किसी प्रकार का दुख नहीं है, पूरा रामराज टाइप का शासन हो रहा है।
तभी तो उसकी किताब देखेगा और किताब में अपनी प्रसन्नता सुनकर राजा अपनी मोतियों का हार दरबारी को पहना देगा। दरबारी भी खुश, राजा भी खुश। हुआ क्लियर? अच्छा, अब कोई अगर दरबारी होगा बेवकूफ टाइप का, कवि लेखक होगा बेवकूफ टाइप का, तो अपने राजा की बुराई कर देगा किताब में कि मेरा राजा तो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा हमें परेशान करता है, बहुत ज्यादा। तो अब क्या होगा, अगर कोई दरबारी कवि, कोई दरबारी लेखक अपने राजा की बुराई करेगा, बताएगा कि इनके शासन में एकदम राजपाट सब चौपट हो गया है, राम राज नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और राजा एकदम अभिचारी हो गया है, व्यभिचारी हो गया है, अत्याचारी हो गया है, निरंकुश है। तो क्या होगा, मोती की माला पहनाने के बजाय ऐसा भी हो सकता है कि राजा सरकलम कर दे दरबारी का, गर्दन ही अलग कर दे। क्यों? क्योंकि गुस्सा आ गया, राजा की बुराई कर रहा है। तो ध्यान देना, भावनाएं समझना। तो ये जो गैर धार्मिक साहित्य है ना, ये जो मोस्टली दरबारी कोर्ट पोएट अपने राजा के बारे में लिख रहे हैं, या उस समय के टाइम पीरियड के बारे में लिख रहे हैं कि उस समय सामाजिक, जैसे मौर्यों के समय में, गुप्तों के समय में, दिल्ली सल्तनत में, या फिर मुगलों के समय में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्था है उसके बारे में लिख रहे हैं। तो अगर बुराई करेंगे तो इनको सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। ओके, याद रखना। तो अगर प्रशंसा करेंगे तो इनको फिर इनाम मिलेगा, मोती की माला मिलेगी, हीरे की माला मिलेगी, स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। ओके, तो यहाँ पर जो गैर रिलीजियस साहित्य है, गैर रिलीजियस ग्रंथ है, नॉन रिलीजियस जो लिटरेचर है, ये थोड़े से बायस्ड है। यहाँ पर थोड़ा सा आप देख पाएंगे कि राजा को देखते हुए इतिहास लिखा जा रहा है। तो जब आप किसी को देखते हुए इतिहास लिखोगे ना, तो भाई कहीं ना कहीं तो पार्शियलिटी, पक्षपात हो ही जाएगा, फिर सही रामराज की परिकल्पना हो ही नहीं सकती। ओके, तो याद रखना, ये जो गैर धार्मिक साहित्य, इसमें कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, उनके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, और कई सारी इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं इतिहास के, उनके जो राइटर हैं उनके बारे में मैंने बता रखा है। तो वहां वो वीडियो आप जरूर देखना। ओके, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, और एक दो बुक्स जरूर किताबों से आते हैं, स्पेशली प्राचीन भारत के इतिहास की किताबों से आते हैं, तो वहां से आपको एक दो नंबर पक्का मिल जाएगा। ओके, तो ज्यादा हम लोग इस पर नहीं जाते हैं। अब आते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। तो जो डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेनर्स की बात करी जाए, तो इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं कि यूनानी लेखक, ओके, ग्रीक लेखक, यूनानी लेखक, फिर चाइनीज लेखक, चीनी यात्री जो आए, अरबी लेखक। तो यूनानी, चाइनीज, चीनी और अरबी लेखकों से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे फाहियान आया, हुएनसांग आया, मेगस्थनीज आया, अलबरूनी आया। तो ऐसे जब इतिहासकार आए ना भारत में, विदेशी यात्री आए भारत में ना, तो 2, 4, 5, 10 साल ही भारत में रहे, और उस ड्यूरेशन में, उस टाइम पीरियड में उन्होंने भारत के बारे में जो देखा, जो सुना, जो समझा, उन्होंने बुक के फॉर्म में उसको मेंशन कर दिया। और इस बुक से भी बहुत सारा इतिहास पता चलता है, बहुत सारी जानकारी मिलती है कि उस समय का समाज कैसा था, उस समय जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था थी वो कैसी थी। तो यहां से भी इतिहास की जेन्युइन और ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। ओके, यहाँ पर बायस नहीं है, यहाँ स्वतंत्र इतिहास लिखा जाएगा। ओके, हाँ, कुछ बातें हैं, जैसे कुछ थोड़ा सा जो यात्री जिस धर्म का होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने धर्म की अच्छाई बता सकता है, दूसरे धर्म की बुराई कर सकता है ना। तो ऐसा थोड़ा बहुत होगा, वो लगभग हर इतिहासकार करते हैं। तो भावनाएं समझना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है आर्कियोलॉजी, पुरातत्व। आप जानते होंगे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, भारत का पुरातत्व विभाग है ना, जो उत्खनन वगैरह करवाता है, माइनिंग वगैरह करवाता है, और सर्वे वगैरह करवाता है ना। तो याद रखना, पुरातत्व, आर्कियोलॉजी,
इसमें कई कैटेगरीज हैं, इसमें कई सारे सेगमेंट हैं, जैसे अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस। अभिलेखों से भी इतिहास पता चलता है, याद रखना, अभिलेख इंस्क्रिप्शन से भी इतिहास पता चलता है। जैसे सुना होगा हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। तो ऐसे बहुत सारे अभिलेख रहे, राजा ने अभिलेख बनवाए, तो उन अभिलेखों में अपने टाइम पीरियड के बारे में, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी बुराइयां, अपने समय के बारे में बहुत सारी जानकारियां मेंशन कर दी अभिलेख के रूप में। और ये अभिलेखों के माध्यम से भी हमें इतिहास की जानकारी बहुत हद तक मिलती है। तो अभिलेख याद रखना, ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हिच इज द पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजी? ए अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस, बी क्वाइंस, सी मोन्यूमेंट्स और डी ऑल एबव। तो ऑल एबव हो जाएगा, उपयुक्त हो जाएगा, है ना। तो पुरातत्व के अंतर्गत ही अभिलेख, सिक्के। अब अभिलेख के बाद क्या है? सिक्के है, क्वाइंस है। अभिलेख होता क्या है? तो जो रिकॉर्ड के रूप में उस समय के बारे में जो लिख दिया गया किताब के रूप में, है ना, क्योंकि किताब का फॉर्म तो नहीं आया, जो ताम्रपत्र या दूसरे शिलालेखों के रूप में जो लेख लिखे गए उन्हीं को अभिलेख की संज्ञा दी गई है ना। ये पूछा गया है, कई सारे अभिलेख ताम्रपत्र वगैरह पे लिखे गए हैं, शिलाओं पर लिखे गए हैं। तो अभिलेख के बाद नेक्स्ट आता है सिक्के, क्वाइंस। तो क्वाइंस से भी राजा के बारे में, उस समय के बारे में, उस इतिहास या समय के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, जैसे आपने सुना होगा समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों में बीणा वादक के रूप में देखा गया है। अब चाहे वो समुद्रगुप्त बीणा बजाता हो या ना बजाता हो, या केवल सेल्फी खींचा लेने के चक्कर में ही बीणा पकड़ के बैठ गया हो, लेकिन इससे ये इतिहासकार अनुमान करते हैं कि जो समुद्रगुप्त था, गुप्त वंश का राजा, वो कहीं ना कहीं बीणा वादक था, सरस्वती जी का उपासक था। तो ऐसे ही सिक्कों से भी उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे 3 प्रश्न में बेसिक लेके चलता हूं। जैसे सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? हु स्टार्टेड गोल्डन कॉइन्स फर्स्ट इन इंडिया? पूछा गया प्रश्न है। तो गोल्डन कॉइन्स की बात करा जाए तो याद रखना, सबसे पहले यूनानी ने, हिंद यवन जो ग्रीक राजा थे भारत में, उन्होंने सोने के सिक्के चलाए। देन आफ्टर सेकंड नंबर किसका आया? क्या पूछा जाएगा कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसके समय में चले? तो याद रखना, गुप्तों के समय में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के बनाए गए। ओके, सॉरी गलत, याद रखना, शुद्ध सोने के सिक्के, प्योर गोल्डन कॉइन्स was started in गुप्त पीरियड, इन कुषाण पीरियड। कुषाणों के समय में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के प्रचलित किए गए। फिर सबसे ज्यादा सोने के सिक्के, तो मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स की बात करी जाएगी तो वो गुप्त टाइम पीरियड में चलाए गए। तो 3 प्रश्न निकल के आया सिक्कों से ही कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए गोल्डन कॉइन्स? तो हिंद यवन इंडो ग्रीक राजा ने चलाए भारत में। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट आफ्टर क्या होगा कि देन आफ्टर पूछा जाएगा कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? याद रखना, कुषाणों ने चलाए। आगे रेशम रूट बताऊंगा, सिल्क रूट, रेशम मार्ग। तो रेशम मार्ग पर कुषाणों ने ही तो शासन किया था, जिसके कारण बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलता था कुषाणों को। और नेक्स्ट क्या है? सबसे ज्यादा सोने के सिक्के तो गुप्तों ने चलाए, है ना। इसीलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो सिक्कों से भी हमें जानकारी मिलती है। देन है स्मारक, मोन्यूमेंट्स। इन्हीं स्मारक में ही बिल्डिंग्स, इमारतें आ जाएंगी, मंदिर आ जाएंगे। आपने एक लाइन बहुत सुनी होगी कि खंडहर बताते हैं कि बिल्डिंग कभी बुलंद थी, मंजिल कभी बुलंद थी। तो खंडहर देख कर भी ना आपको अंदाजा हो सकता है उस बिल्डिंग्स के बारे में, उस इमारत के इतिहास के बारे में। आप कभी कभी निकले होंगे हिंदुस्तान घूमने या अपने घर से बाहर, तो आपने कई सारे किले गए देखा होगा। अगर आप किले वगैरह घूमा होगा, अपने राजस्थान वगैरह कहीं गए होंगे, या फिर दिल्ली के लाल किला या आगरा के लाल किला में गए होंगे, या दूसरे किसी किले में इंटर किए होंगे, तो आप देख सकते हैं कि कैसे राजा का घर होता था, है ना। कैसे वो अपने घर, अपने किले की सुरक्षा करता था, है ना। तो कहीं ना कहीं खंडहर से भी उस समय के इतिहास, उस समय की मंजिल, इमारत
के गौरव के बारे में हमें अंदाजा लग सकता है, अंदाजा लगा सकते हैं। तो स्मारक, भवन और मंदिरों से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्या है, मूर्तियां, स्टेच्यूज। तो इन मूर्तियों से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे कई बार पूछा गया है, आप जानते हैं बौद्ध धर्म का मैंने वीडियो बना रखा है, देख लेना, कि महात्मा बुद्ध मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। लेकिन इनके बाद हीनयान और महायान दो ब्रांचेस, दो शाखा बन जाती हैं। तो इसमें जो महायान थे वो मूर्ति पूजा करने लगे। तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध की मूर्ति मथुरा शैली में बनी, कुषाणों के काल में ही, है ना। तो मूर्तियों से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। ओके, और आगे चल के जब भारत में मुगल शासन स्थापित होगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी और मुस्लिम आक्रमण होने लगेंगे, तो बड़े पैमाने पर मंदिर और मूर्तियों पर अटैक किया जाएगा, मंदिर और मूर्तियों को तोड़ा जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, जीवाश्म, फोसिल्स। इसमें क्या है, जीवाश्म से भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। जैसे कभी किसी युग में डायनासोर था। ओके, आप सुना होगा आपने डार्विन का सर्वाइवल का सिद्धांत, तो उसमें आपने सुना होगा वो जिराफ और डायनासोर दो का एग्जाम्पल देते हैं। तो समय के साथ जिराफ ने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया, वातावरण के अनुसार ढाल लिया, लेकिन डायनासोर नहीं ढाल पाए, एक्सिस्टेंस, अस्तित्व खत्म हो गया। तो जीवाश्मों, इनके जीवाश्म तो मिले, तो जीवाश्मों से पता चला कि किसी एक युग में बहुत पहले डायनासोर या इतनी बड़ी प्रजाति होती थी कि कई सारे जानवरों का खुराक वो एक ही बार में बना सकता था, है ना। जैसे होमोसेपियंस, रामापिथेकस, नेग्रोटो, ऑस्ट्रोलाइड, मंगोलाइड, ऐसे कई मानव की प्रजातियां भी मिली, है ना। तो हमें जीवाश्मों के अध्ययन के बाद भी इतिहास की जानकारी मिलती है। उस समय के इतिहास के बारे में हम कुछ पढ़ कर या सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से पुरातत्व वाला जो सेगमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, और नेक्स्ट में बहुत कम जानकारी है, इसमें बहुत ज्यादा जानकारी है। तो इस तरीके से सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास जानने के स्रोत में तीन मेन है। एक आपका रिलीजियस लिटरेचर, दूसरा नॉन रिलीजियस लिटरेचर, और तीसरा विदेशी विवरण, डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेनर्स, और चौथा आर्कियोलॉजी, पुरातत्व। तो चार ये सेगमेंट हैं जिनके बाद हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिनके द्वारा हमें इतिहास की जानकारी, ऑथेंटिक या जेन्युइन जानकारी मिल सकती है। अब जो पहला टॉपिक होगा इतिहास के अंतर्गत, वो तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री ही है। कई सारे इतिहास कार्य, कई सारे जो टीचर हैं इतिहास के, वो ये टॉपिक नहीं पढ़ाते, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ। ओके, तो अपना जो दूसरा टॉपिक होगा वो स्टोन एज होगा, पाषाण काल। उसमें हम लोग कार्बन डेटिंग क्या होती है ना, फुटिंग क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे, समझेंगे। होमोसेपियंस के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि जो इतिहास में देखा होगा आपने 5-6 आदमी कई किताब में, बुक्स में, एक आदमी एकदम जानवर जैसा होगा, एक हल्का उठेगा, एक उठेगा, एक हमारे आपकी तरह हो जाएगा, है ना। इतिहास पढ़ने और पढ़ाने लगेगा। तो हम लोग ये सब पढ़ेंगे स्टोन एज में कि कैसे आविष्कार हुआ, कैसे आदमी अनाज पैदा करने लगा, कैसे घर बनाने लगा। ये सारी जानकारी हमें अगले वीडियो में होने जा रही है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना है, दोस्त यार में शेयर करना है, और सब्सक्राइब तो हर हाल में करना है अगर आपने नहीं किया है। और वीडियो स्किप मत करिए, है ना। देखिए वीडियो भी साथ साथ, और कंप्लीट जानकारी रखिए आप। आधी अधूरी जानकारी नहीं रखनी, कंप्लीट जानकारी। ओके, तो जय हिंद, जय भारत।